गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ द्वारचंद राणा। मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग को क्या समझना होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि अर्थशास्त्र का यूजेज और अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ा जाता है, क्या क्या स्टडी किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, once again good morning and सत श्री अकाल, आदाब। इकोनॉमिक्स, फर्स्टली I want to know, या all student want to know what is economics। इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स का, या सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका नाम में ही उसका डेफिनेशन छिपा हुआ रहता है। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स को अगर ब्रेक किया जाता है तो इकोनॉमिक्स को ब्रेक करने के बाद एक बनता है इको प्लस नॉमिक्स। को और नॉमिक्स में क्या अंतर होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आप सभी को जानते होंगे इको क्या होता है। इको सिस्टम, इको मीन्स इको सिस्टम एंड नॉमिक्स मीन्स स्टडी। इको सिस्टम के बारे में स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है, लेकिन इसका डेफिनेशन यहाँ सीमित नहीं होता। इकोसिस्टम में बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये समझते हैं कि इकोसिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एक इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्वायरमेंट से लेकर के एक इंडिविजुअल व्यक्ति से लेकर के पूरे समाज को लेकर के, पूरे कंट्री को लेकर के, पूरा वर्ल्ड को लेकर के उसकी इकोनॉमी के बारे में स्टडी किया जाता है। तो इसकी इकोनॉमी के बारे में स्टडी किस प्रकार किया जाता है वो हम लोग समझेंगे, है ना। तो इकोनॉमिक्स, इको प्लस नॉमिक्स। इको मीन्स क्या हो गया, इन्वायरमेंट या हमारे पर्यावरण के आसपास में एक इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ में क्या रिलेशन बनता है और उसका यूजेज किस प्रकार किया जाता है। तो ये इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन सिंपल वे में आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग एक वर्ड का प्रयोग किया कि इकोनॉमिक्स में हम लोग एक इंडिविजुअल व्यक्ति का सोशल से लेकर के पूरा कंट्री का सोशल या पूरा कंट्री का इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं। तो उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, इकोनॉमिक्स को कितने भागों में, व्हाट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, या अकॉर्डिंग टू स्टडी व्हाट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है कि अगर कोई एक सीमित क्षेत्र को स्टडी करना, जैसे एक इंडिविजुअल व्यक्ति का जो समाज होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है ना। तो एक सीमित मार्केट को समझना और उसको स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा, और एक बड़े बड़े इकोनॉमी को स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। समष्टि मीन्स क्या होता है और व्यष्टि मीन्स क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र और इसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसको समष्टि बोला जाता है, इसको व्यष्टि बोला जाता है। समष्टि मीन्स होता है छोटा और व्यष्टि मीन्स होता है बड़ा, स्मॉल एंड लार्ज। तो स्टडी ऑफ अ स्मॉल इकोनॉमी इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ लार्ज इकोनॉमिक्स या लार्ज इकोनॉमी इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? तो इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक एग्जाम्पल के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ एग्जाम्पल के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बारे में जानेंगे हम लोग कि अगर हम लोग मांग का डेफिनेशन समझना है तो उसके लिए किस किस थ्योरम को समझना होगा, क्या क्या टॉपिक को समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर को कोई एक शॉप में हम लोग डिमांड करने जाते हैं, तो मार्कर का एक फिक्स क्या होना चाहिए, एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, एक फिक्स प्राइस होना चाहिए, और सबसे फर्स्टली थिंग्स ये होता है ना कि अगर मार्कर खरीदना है तो इसका डिमांड होना चाहिए। इसका डिमांड मीन्स क्या, उसका यूजेबल हम लोग का होना चाहिए। अगर हम लोग मार्कर खरीदने जा रहे हैं तो मार्कर का यूज करेंगे तो ही हम लोग मार्कर को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अगर मार्कर का यूज नहीं होगा तो मार्कर को खरीद सकते हैं क्या? नहीं। अगर मान लीजिए हम लोग सॉल्ट को देखते हैं, सॉल्ट का यूजेबल सभी का होता है, तो सॉल्ट को खरीदा जाता है, नमक को। तो उसी प्रकार कोई भी सामान को खरीदने का इच्छा होना चाहिए, है ना, इच्छा, ठीक है। तो इच्छा को हम लोग क्या बोलते हैं, चॉइस बोलते हैं। इसको खरीदने का चॉइस होना चाहिए और परचेजिंग पावर होना चाहिए, जिसको मनी बोला गया है, प्राइस। एक फिक्स प्लेस होना चाहिए और जहाँ पे जिस प्लेस पे हम लोग खरीदने गए हैं उसके पास ये
क्वांटिटी होना चाहिए, ये प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना। तो एक शॉप होना चाहिए, एक शॉप होना चाहिए, या फिर एक मार्केट भी बोल सकते हैं हम लोग, एक मार्केट भी होना चाहिए, उस मार्केट में हम लोग खरीद सकते हैं। उसके बाद इसका एक फिक्स प्राइस होना चाहिए, और प्राइस होने के बाद वो प्राइस हम लोग के लिए परचेजिंग पावर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग को कैपेसिटी है 40 रुपीज़ पे करने का और इसका प्राइस अगर 50 रुपीज़ है, तो हम लोग का परचेजिंग पावर से एक्स्ट्रा हो जाता है, जो हम लोग इसको नहीं खरीद सकते। इसलिए कोई भी सामान को खरीदने का एक चॉइस होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, उसके बाद एक फिक्स प्लेस होना चाहिए और एक फिक्स प्राइस भी होना चाहिए, और वो परचेजिंग पावर हम लोग का होना चाहिए, और वो सामान को एक फिक्स मार्केट में मौजूद होना चाहिए, जिसके बाद उसको डिमांड करना हम लोग को डिमांड कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छी तरह से। दूसरी बात, डिमांड तो कर दिए, डिमांड कर दिए कि हमको एक मार्कर खरीदना है, आप मार्कर दे दीजिए, हम पैसा भी पे कर दिए। तो उससे क्या हुआ कि शॉप वाला वो सप्लाई करता है, तो जो खरीदता है, जो बायर होता है, वो डिमांड करता है, और जो प्रोडक्ट को सप्लाई करता है वो सप्लायर कहता है। क्लियर है? तो यहाँ तक आप लोग को डिमांड का डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट ये समझते हैं, डिमांड को इफेक्ट कौन करेगा। तो डिमांड को इफेक्ट कौन करता है? तो यही सब करता है कि अगर प्राइस में अगर हाईएस्ट प्राइस होगा तो डिमांड को इफेक्ट कर देगा, हम लोग डिमांड नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे फिक्स मार्केट नहीं होगा, अगर मार्कर जहाँ मिलता है वहाँ पे अगर नहीं खरीदेंगे, अदर प्लेसेस में जाकर खरीदेंगे, तो वो भी इफेक्ट करेगा। क्लियर है? तो एक पॉइंट और इसका ग्राफिकली हम लोग समझते हैं। तो एक होता है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? मांग की सिद्धांत। तो बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक्स हैं, एडम स्मिथ, रॉबिन्सन, प्रोफेसर हिंस, है ना, एचिल आहूजा, रॉबिन्सन, केन्स, बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक्स हैं जो लॉ ऑफ डिमांड, मतलब मांग का सिद्धांत के बारे में बताए हैं। तो एक सिंपल वे में हम बता रहे हैं कि मांग क्या होता है और इसको किस प्रकार हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, एडम स्मिथ के द्वारा, रॉबिन्सन के द्वारा और अदर इकोनॉमिक्स के द्वारा क्या बताया गया था, मांग किसी भी एक फिक्स प्लेस में जाने के बाद फिक्स प्राइस और परचेजिंग पावर के अनुसार खरीदना ही मांग कहलाता है। और इकोनॉमिक्स में क्या बताया गया था, इकोनॉमिक्स साइंस, इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है, साइंस ऑफ मनी, साइंस ऑफ प्राइस। इकोनॉमिक्स जो है वो धन का विज्ञान है। तो पहले बहुत सारे कुछ सभी इकोनॉमिक्स में मतभेद भी हुआ, उसमें ये पता चला कि साइंस से हो, इकोनॉमिक्स को साइंस नहीं बोला जा सकता है, इकोनॉमिक्स को मनी के अकॉर्डिंग नहीं, मनी के अकॉर्डिंग उसको हम लोग क्लैरिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया, जैसे जैसे टाइम एक्सपेंड होते गया, उस प्रकार से अलग अलग थ्योरी आया और थ्योरी के अकॉर्डिंग सभी को कंप्लीट भी किया गया। परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स को ये बताया गया कि साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स एक साइंस का भी रूप है ना, और धन का विज्ञान भी है। क्लियर है? चलिए, तो ये लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कुछ समझ में आ गया होगा कि अदर जो इकोनॉमिक्स है अपने अपने सिद्धांत के अनुसार से, अपने अपने थ्योरी के अनुसार से लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन दिए। अब एक होता है नेक्स्ट पॉइंट होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, इसको बोलते हैं मांग की लोच। ये मांग की लोच क्या होता है? तो मांग की लोच में एक डायग्राम के अकॉर्डिंग हम आप लोग को बताना चाहूंगा, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें ये बताया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति का अगर प्राइस में इंक्रीजिंग होता है या उसका इनकम में इंक्रीजिंग होता है तो डिमांड भी ज़्यादा होता है। और अगर कोई सामान का, जैसे ये मार्कर है, मार्कर का प्राइस में कमी होता है तो डिमांड ज़्यादा होता है, और मार्कर का प्राइस में इंक्रीजिंग होगा तो डिमांड कम होगा। तो इस तरह से एक डायग्राम में बताया जाता है कि ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व है, और इसमें इस प्रकार से ये डायग्राम बनाया जाता है, और इधर प्राइस को शो किया जाता है और इधर क्वांटिटी को शो किया जाता है।
तो प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3। इसमें क्या पता चल रहा है कि इस प्राइस इंक्रीज कर रहा है और डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। किस प्रकार समझिए, अगर हम लोग P1 रुपीस पैसा लगाते हैं, P1 रुपीस अगर हम लोग पैसा लगाए हैं तो Q3 के बराबर क्वांटिटी में हम लोग को मार्कर मिलेगा, 3 मार्कर मिला, मान लेते हैं 1 रुपया पैसा लगाए 1 रुपीस तो 3 मार्कर मिला, कम प्राइस में ज़्यादा और ज़्यादा प्राइस में कम। समझाया? तो ये है डिमांड कर्व और इस डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा समझते हैं। क्लियर है? थैंक यू।